Destroyer. Destroyer? गॉडजिला फैंस में गॉडजिला के डिफरेंट वर्जन्स और उनकी एबिलिटीज़ को लेकर डिस्कशन तो बहुत आम सी बात है। जी हाँ, ये बातें तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, इसलिए आज हम कोई आम नहीं बल्कि कुछ खास बात करेंगे। और वैसे भी शीमो और गॉडजिला की टक्कर कैसी होने वाली है ये जानने में भी अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए आज इन सब बातों से हटकर हम बात करेंगे उसके अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन की, जिसने किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का टाइटल रखने वाले गॉडजिला को छठी का दूध याद दिला दिया था। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आपके दिमाग में एक साथ कई नाम घूमने लगेंगे, जैसे रोडान, मोथरा, किंग गिदोरा या हो सकता है मेका गॉडजिला, पर भाई लोग वो इनमें से कोई नहीं है। दरअसल यहाँ बात हो रही है डिस्ट्रॉयर की। अब जिसके नाम में ही डिस्ट्रक्शन है, उसके काम कैसे होंगे ये आप खुद सोच लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और जानते हैं गॉडजिला के सबसे बड़े मर्सीलेस बट इंटेलिजेंट दुश्मन डिस्ट्रॉयर को। तो भाई लोग, डिस्ट्रॉयर की कहानी शुरू होती है लगभग 2.5 बिलियन साल पहले, जब प्री कैम्ब्रियन इरा में वो माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस की कॉलोनी के रूप में रहा करते थे। इन्हें पनपने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो ऐसे ही कई सेंचुरीज तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोक्यो बे के नीचे की परतों में जिंदा फंसे रहे। पर 1954 में जब डॉक्टर सैरीजावा ने गॉडजिला को मारने के लिए वहां पर यानी टोक्यो बे में ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का यूज किया, तब वहां बनी ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों यानी एनाऑर्बिक कंडीशंस और केमिकल वेपन के कांटेक्ट में आने के कारण ये सूक्ष्मजीव रिवाइव हो गए और उनमें म्यूटेशन होने लगी। बस फिर क्या था, इसके बाद के 40 सालों में ये एबनॉर्मली इवॉल्व हुए और अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में माइक्रो ऑक्सीजन को इंक्लूड करने लगे। इसके बाद जब टोक्यो बे एक्वा लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उससे परेशान होकर ये ऑर्गेनिज्म सरफेस पर आ गए और इन्होंने ऑर्गेनिक लाइफ को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आपस में मिलकर बड़े होने लगे और साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा खतरनाक होते गए। वहीं अगर हम गॉडजिला रूलर्स ऑफ अर्थ कॉमिक की बात करें, तो उसमें डिस्ट्रॉयर के ओरिजिन की इस कहानी को थोड़ा सा कुछ अलग और हटकर बताया गया है। कॉमिक में दरअसल इन्हें समुद्र के नीचे रहने वाले डेवोनियन एलियंस के द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल वेपन बताया गया है, कुछ बायोलांटे की तरह। पर खैर, हम वापस आते हैं 1995 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर पर, जहां ये ऑर्गेनिज्म सरफेस पर आने के बाद शिनागावा एक्वेरियम पहुंचे, जहां इन्होंने माइक्रो ऑक्सीजन के यूज से वहां की मछलियों को गलाकर खा लिया। जाहिर सी बात है, इससे उनकी साइज और स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और उस पर भी ये कि ये आपस में मिलकर ह्यूमन साइज फॉर्म में इवॉल्व हो गए। अपने इस नए कैरेक्टर में ये टोक्यो टेलीकॉम सेंटर पहुंचते हैं। अब तक ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इनसे निपटना कोई हंसी खेल नहीं है, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए स्वैट टीम को भेजा गया। लेकिन टीम के कन्वेंशनल वेपन्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और उनका पलड़ा लगातार भारी पड़ता जा रहा था। पर आखिरकार अपने कई लोगों को खोने के बाद टीम को पता चला कि फ्लेम थ्रोवर्स और एक्सप्लोजिव से इन क्रीचर्स को रोका जा सकता है और इस तरह उन्होंने उनका सफाया शुरू किया। पर फिर भी एक क्रीचर वहां से भागने में कामयाब रहा, पर उसे भी जल्द ही स्वैट टीम ने पकड़कर फ्लेम थ्रोवर से जलाकर मार डाला। पर यह तो बस शुरुआत थी और अभी उन्होंने इस क्रीचर की केवल एक झलक ही देखी थी, असली जंग अभी बाकी थी। खैर, इन क्रीचर्स को और ज्यादा जानने और समझने की कोशिश की गई और तब ये पता लगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी उनकी बॉडी में मौजूद माइक्रो ऑक्सीजन को बर्बाद कर देती है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास जो फ्रीज करने वाले हथियार हैं, उनके यूज से भी इन्हें मारा जा सकता है। बस फिर क्या था, टाइप 90 टैंक्स, MBT, MB92, CLT 95 का पूरा जखीरा बाकी के बचे हुए क्रीचर्स से लड़ने को चल पड़ा। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि शायद ये क्रीचर्स अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये गलतफहमी ज़्यादा देर नहीं टिकी। वो सारे क्रीचर्स आपस में मिलते चले गए और एक बड़े, बोले तो बहुत बड़े क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गए। अपने मुंह से निकली कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो ऑक्सीजन की एक ही बीम से उसने डिफेंस फोर्स के सभी व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया। उनके इसी कांड को देखकर डॉक्टर इजोइन ने इन्हें डिस्ट्रॉयर नाम दिया। दरअसल उनका मानना था कि माइक्रो ऑक्सीजन में ऐसी पावर नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर में ये पावर ज़रूर होती है और इसी तरह से ये क्रीचर एक चलता फिरता जीता जागता ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बन चुका था। इसके बाद डिस्ट्रॉयर एक फ्लाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और अपने इस रैम्पेज को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ से कहीं और चला गया। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका था, तो अभी ऐसा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिस्ट्रॉयर ने अब तक टोक्यो में बुरी तरह तांडव मचा दिया था।
इस नई और खतरनाक मुसीबत से बचने के लिए जी फोर्स गॉडजिला को टोक्यो लेकर आने की कोशिश करती है और उन्हें पूरा विश्वास था कि इस मुसीबत का सामना सिर्फ और सिर्फ गॉडजिला ही कर सकता है और एक गॉडजिला ही है जो इसे मार सकता है। पहले गॉडजिला जूनियर को मैदान में उतारा गया और डिस्ट्रॉयर उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। वो गॉडजिला जूनियर के कुछ डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी हेल्प से और भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। डिस्ट्रॉयर गॉडजिला जूनियर को इसके बाद खत्म कर डालता है और साथ ही गॉडजिला को भी घायल कर देता है। डिस्ट्रॉयर गॉडजिला पर माइक्रो ऑक्सीजन की बीम से अटैक करता है और उसे खींचकर टोक्यो से कहीं बाहर ले जाता है। वो कहते हैं ना, तू बाहर आके मुझसे मिल। तो बस कुछ इसी स्टाइल में अब दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने थे और यकीन मानिए कि अभी तक ये लड़ाई किसी भी तरह गॉडजिला के फेवर में जाती हुई नहीं दिख रही थी। खैर, एक बार फिर दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। गॉडजिला का टेम्परेचर अब तक काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। वो अपनी इनफाइनाइट हीट रे से डिस्ट्रॉयर के कंधे और उसके सर के कुछ हिस्से को उड़ा देता है। इसके बाद वो पावरफुल और अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर पल्सेस छोड़ने लगता है जिससे आसपास का पूरा एरिया जलने लगता है। अब डिस्ट्रॉयर को समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ा कांड हो गया और वो गॉडजिला का मुकाबला अब नहीं कर पाएगा। ये जानते और समझते ही डिस्ट्रॉयर वहां से भागने की उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जापानीज फोर्सेस क्रायो लेजर से डिस्ट्रॉयर के विंग्स पर फायर कर देती हैं जिससे वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाता है और नीचे जमीन पर आकर धम से गिरता है। बस फिर क्या होना था, जमीन से टकराते ही डिस्ट्रॉयर वुफ बोले तो ओम शांति 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 स्वाहा, समझ जाओ यार, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा। खैर, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर हमें 1997 में आई एक टीवी सीरीज गॉडजिला आइलैंड में भी देखने को मिलता है जिसमें वो एक जीलियन के कंट्रोल में रहता है और टाइम टू टाइम इस एलियन बोले तो जीलियन के कंट्रोल में रहने वाले बाकी मॉन्स्टर्स की हेल्प करते हुए नजर आता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर का कॉन्सेप्ट यूं ही बैठे बैठे मेकर्स के माइंड में आ गया, तो ऐसा नहीं है। दरअसल गॉडजिला के लिए सॉलिड विलेन को डिसाइड करने में तोहो ने काफ़ी मेहनत की और बहुत सा पसीना बहाया है। पहले मेकर्स 1954 के ओरिजिनल गॉडजिला की आत्मा बोले तो स्पिरिट या भूत जैसे किसी कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे, जिसके बाद सीन में एंट्री हुई बारू बरोई की। ये एक ऐसा क्रीचर है जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से जुड़ा होता है और लगातार इवॉल्व होता रहता है, पर इस पर भी सब एग्री नहीं हुए और बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद मार्केट में आया एक क्रिस्टेशियन लाइक क्रीचर जिसे नाम दिया गया डिस्ट्रॉयर। गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर में हम जिस डिस्ट्रॉयर को देखते हैं वो अपने इस फाइनल लुक में आने से पहले भी कई चेंजेस से गुजरा था। डिस्ट्रॉयर के अलग अलग फॉर्म्स में से सबसे पहला फॉर्म है माइक्रोफॉर्म। अब ये तो ऑब्वियस है कि हमें फिल्म में इसका माइक्रोफॉर्म देखने को नहीं मिला, पर ये बहुत कुछ ट्राइलोबाइट जैसा था। फिर इसके बाद इसे एक क्रैब का स्ट्रक्चर दिया गया, पर इसका ये फॉर्म दो पैरों पर ना चलकर क्रॉल करता था और इसीलिए इसे इसका क्रॉल फॉर्म भी कहा जाता है। जिसके बाद आता है इसका जुवेनाइल फॉर्म जिसमें हमें ये दो पैरों पर चलता हुआ दिखा। इसी फॉर्म में कुछ एडिशन करके इसमें पंख भी ऐड कर दिए गए और जिसके बाद आया इसका फ्लाइंग फॉर्म जिसमें इसका सर किसी रेप्टाइलियन क्रीचर के जैसा दिखाई देता है और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है इसका परफेक्ट फॉर्म जो डिस्ट्रॉयर का सबसे खतरनाक रूप है। यह बहुत बड़ा और मजबूत होता है। डिस्ट्रॉयर का परफेक्ट फॉर्म उसके सबसे पहले वाले फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हैवी है। इसमें डिस्ट्रॉयर सीधे दो पांवों पर खड़ा होकर चलता है और इसकी पीठ पर दो बड़े चमगादड़ जैसे पंख और साइड में दो छोटे पंख होते हैं। इस रूप में उसका सर उड़ने वाले फॉर्म के सर के जैसा ही होता है, लेकिन किनारों पर बहुत ज़्यादा बड़े फ्रिल्स और सिंग उगाते हैं जिनका कलर थोड़ा लाइट होता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर के दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फुल्ली डेवलप्ड आर्म्स भी होते हैं जिन पर 3-3 पंजे होते हैं और इसकी पूंछ काफ़ी नुकीली होती है। तो अब डिस्ट्रॉयर के बारे में इतना सब जानने के बाद आप उसकी एबिलिटीज़ के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इसकी माइक्रो ऑक्सीजन बीम या कह लीजिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर रे को। डिस्ट्रॉयर के हर फॉर्म में उसका मेन अटैक माइक्रो ऑक्सीजन बीम ही होती है जिसमें वो अपने मुंह से माइक्रो ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता है। जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर अपने परफेक्ट फॉर्म की तरफ इवॉल्व होता जाता है वैसे वैसे उसका ये वार और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। अपने शुरुआती फॉर्म में ये एक सफ़ेद सा ब्लास्ट मारता है जो मेटल को पिघला सकता है और लोगों को डिसॉल्व कर सकता है, पर बाद में इसके परफेक्ट फॉर्म में ये एक पर्पल हेलिक्स शेप बीम फायर करता है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकती है और इसी ने गॉडजिला की भी वाट लगा दी थी। डिस्ट्रॉयर की एक और एबिलिटी है एनर्जी ड्रेनिंग। इसे कुछ ऐसे समझिए, अपने जुवेनाइल और एग्रीगेट फॉर्म में डिस्ट्रॉयर के मुंह के अंदर एक और जबड़ा होता है जिसका यूज़ वो अपने दुश्मन पर माइक्रो ऑक्सीजन की बीम छोड़ने के लिए करता है और साथ ही साथ वो अपने शिकार के खून में माइक्रो ऑक्सीजन डालकर उसकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं।
वहीं परफेक्ट फॉर्म में उसकी ये एबिलिटी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ये अपनी पूंछ से अपने शिकार की एनर्जी सीधे ही ड्रेन कर लेते हैं। गॉडजिला से लड़ते हुए जब उसने गॉडजिला की गर्दन को अपनी पूंछ से लपेट लिया था तब उसने यही ट्रिक अपनाई थी। उसकी नेक्स्ट एक और एबिलिटी है डीएनए एब्जॉर्प्शन, जो डिस्ट्रॉयर को और भी खतरनाक बना देती है। वो माइक्रो ऑक्सीजन से अपने एनिमी की सेल्स गलाकर उनकी जीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिल्म में उसने गॉडजिला जूनियर पर यह ट्रिक चलाई थी। उसने जूनियर को काट कर उसकी बॉडी में माइक्रो ऑक्सीजन डाला। इसके बाद वो म्यूटेट होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले में भी डिस्ट्रॉयर ज़बरदस्त है। पर इन सब एबिलिटीज़ के बाद भी उसकी कुछ कमजोरियाँ हैं। जैसे डिस्ट्रॉयर की दिक्कत यह है कि वो बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं सहन कर सकता, इसीलिए फ्लेम थ्रोअर्स और गॉडजिला की एटॉमिक रेज उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर सकती हैं। वहीं ज़्यादा ठंडा भी उसकी ताकत को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा उसकी चेस्ट पर बना हुआ फ्लोरल पैटर्न भी उसका एक कमज़ोर स्पॉट हो सकता है, क्योंकि गॉडजिला ने जब लड़ते हुए उसके इस स्पॉट पर एटॉमिक रे से अटैक किया था तो उसको खून निकल आया था और बचने के लिए वो छोटे छोटे एग्रीगेट फॉर्म्स में स्प्लिट हो गया था। तो भाई लोग, मेरे ख्याल से आज आपने डिस्ट्रॉयर के बारे में काफ़ी कुछ जाना और समझा होगा। अब इस डीएनए चोर के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।